सभी महापुरुषों को नमन। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रशांत नारनवरे जी, कमिश्नर महिला व बाल कल्याण, अतिथि माननीय डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ जी, जिनकी कोशिशों की वजह से आज हम इस डायस पर खड़े हैं, आप इतनी अच्छी कुर्सियों पर बैठे और हम इतने अच्छे वास्तु में ये प्रोग्राम ले रहे हैं, आपका धन्यवाद भी, आपको मुबारकबाद। जिनकी लिखी हुई इस पुस्तक के विमोचन के लिए हम सब जमा हैं, वो माननीय आदरणीय प्राध्यापक देवीदास घोड़ेश्वर जी, थूल गुरु जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, सलाम, जय भीम। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि शायद पब्लिशर एडिटर के बाद मैं पहला व्यक्ति था जिसने ये किताब पढ़ लिया था। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर उस दिन हम आएंगे तो सही, लेकिन किताब में क्या है, आजकल तो मूवीज भी रिलीज होती तो उससे पहले ट्रेलर होता है, तो कुछ तो पता चले। तो ही वॉज ग्रेशियस इनफ, उन्होंने किताब दी। और आप यकीन मानिए कि एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ जब मैंने ये किताब पढ़ना शुरू किया तो सिंगल सिटिंग में पहले पेज से आखिरी पेज तक मैं पहुंच चुका था। जजमेंट्स हम बहुत पढ़ते हैं, कानून की किताबें बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वो कभी भी अलग अलग पार्ट्स में बटी नहीं होती। सैलिएंट फीचर्स क्या होंगे ये पहले ही पता नहीं होते, हमने क्या पढ़ना है ये हमको पता नहीं होता, और क्यों पढ़ना ये भी पता नहीं होता। लेकिन घोड़ेश्वर सर ने वो सारी चीजें इसमें दी, किताब को अलग अलग पार्ट्स में बांटा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है उस पार्ट का वो भी लिखा, उसमें हमने क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है ये भी लिखा। तो आज मैं आप सभी को ये विनंती करते चलूंगा कि आपने ये किताब पढ़नी ही चाहिए। और जैसा गायकवाड़ साहब ने कहा कि इसके एक एक पार्ट पर एक एक डिबेट हो सकता है, एक एक चर्चा सत्र हो सकता है। पूरी किताब पर सर वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक एक पार्ट लिया जा सकता है। सर ने 1951 के जजमेंट, दोराई स्वामी वाले जजमेंट से शुरू किया। उससे पहले 30 नवंबर 1948 का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के भाषण को लिखा, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि दोराई स्वामी का जजमेंट कहता था कि आर्टिकल 15 में एजुकेशन में आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, लेकिन उसी दिन जो दूसरा जजमेंट हुआ था उसमें कहा था कि आर्टिकल 16 के हिसाब से आप नौकरियों में दे सकते हैं। उसका रिजल्ट हुआ, पहला अमेंडमेंट आया। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, और लास्ट में ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस का बाकी रिजर्वेशंस पर का इफेक्ट, ये सारी चीजें जितनी खूबसूरती से समझाई गई है। मैं चाहता हूं कि इस किताब का इंग्लिश वर्जन बहुत जल्दी आए, क्योंकि आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं और उनको हिंदी मराठी पढ़ना ही नहीं आती। और ये खुशी मनाते हुए एक दूसरा पार्ट भी आता है कि इंग्लिश पढ़ाने के चक्कर में हमने आर्टिकल 21A राइट टू लाइफ को तिलांजलि दे दी, सरेंडर कर दिया, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि सरकार जो स्कूलें चलाती है, जहां पर हमारे अपने टीचर्स होते हैं 15% कम से कम एससी के, 7% एसटी के, 27% ओबीसी के, वो सारे टीचर्स फिलहाल सरप्लस हो गए, और उनका जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16(4) का था वहां पे नौकरी करने का, उनके रिटायर होने के बाद में वो सारी पोस्ट्स अबॉलिश हो जाएंगी, हम आरक्षण पे चर्चा करते रह जाएंगे। आर्टिकल 21A
राइट टू एजुकेशन हमने सरेंडर कर दिया, उस चक्कर में हमारे अगली पीढ़ी का आर्टिकल 16(4) खत्म हो जाएगा। ये भी एक सोचनीय है, कोई और टॉपिक कभी और बात कर सकते हैं हम इस पर। तो मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि लाइफ के ये स्टेज पर घोड़ेसवार सर को ये क्या सूझी कि इतने क्लिष्ट सब्जेक्ट में जाया जाए, कि ओबीसी रिजर्वेशन की भी बात हो, SC/ST रिजर्वेशन की भी बात हो, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के भी रिजर्वेशन की बात हो। तो उस सवाल का जवाब मैं ढूंढने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि हम कौन हैं। हम ट्रस्टी हैं। हम उस किताब के ट्रस्टी हैं, हम उस थॉट्स के ट्रस्टी हैं जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको दिए थे। वो एक ट्रस्टी के तौर पे हम पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि हम परमानेंट तो है नहीं। तो ट्रस्टी का काम क्या है? ट्रस्टी का काम यह है कि जिस हालत में उसको चीज मिली है वो अगले आने वाले ट्रस्टी को उसी हालत में दे। तो हमको ये सारे राइट्स, हमको संविधान, हमको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वो प्रकाशमय विचार, ये ट्रस्टी के तौर पे मिले थे, जो हमको अगली जनरेशन को देना है। और उसी की एक कोशिश ये है। अब ये सवाल हम अपने आप से पूछें कि क्या हम वो ट्रस्ट बराबर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या फिर आप छोटा सा सर्वे कर लीजिए। मैं हमेशा करता हूं कि हमारे घरों के कितने बच्चे राइट टू एजुकेशन का फायदा उठा रहे हैं और कितने लोगों ने सरेंडर किया, तो समझ में आएगा कि हम वो ट्रस्ट नहीं निभा रहे हैं। इस किताब का टॉपिक है संविधान निर्माता सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणाचा मूलभूत हक्क असण्यापासून तर हक्कच नसण्यापर्यंतचा प्रवास। सर, हा प्रवास 1950 मध्ये सुरू झाला आणि 51 मध्ये संपला होता। दोराई राजन जब जजमेंट आया तो ऐसा लगा था ये प्रवास खत्म हो रहा। इत्तेफाक है और हमारी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त लॉ मिनिस्टर वही थे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही थे। उन्होंने कहा था कि संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, अगर ये आगे बुरा साबित हो तो समझ जाओ वो चलाने वाले बुरे हैं। तो इमीडिएटली समझ गए कि इसका अर्थ निकालने वाले कैसे हैं, और पहला अमेंडमेंट आया और उनको जो समझ में आना है वैसा, जो इसको हिला नहीं सकते ऐसे वर्डिंग्स ले आए। तो दुनिया में जो अगर इतिहास देखें हम मानवता का, तो पूरी दुनिया में मानव एक जैसे बिहेव करते हुए नजर आते हैं। हम बात करते हैं गुलामी की। जब भारत में गुलामी थी तो पूरी दुनिया में भी गुलामी थी, लेकिन भारत की गुलामी और दुनिया के बाकी गुलामी में बहुत बड़ा फर्क था। बाकी दुनिया में किसी को अगर गुलाम बनाना है तो उस इंसान को या तो खरीदना पड़ता था पैसे देके, या उसको जंग में जीतना पड़ता था, लड़ाई में जीतनी पड़ती थी उन लोगों को, तो वो गुलाम बनते थे। लेकिन भारत बड़ा अजीब देश था। यहां हमने कानून बनाया कि जो जिस घर में पैदा हुआ उस पर डिसाइड करेंगे कि ये राजा बनेगा, पंडित बनेगा या गुलाम बनेगा। जो खरीदा हुआ गुलाम था, जो जीता हुआ गुलाम था, उसके पास एक अधिकार था, एक ऑप्शन था कि वो अपना स्टेटस बदले। अगर आप दिल्ली गए तो आप कुतुब मीनार देखते हैं। कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से। कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम था, लेकिन उसने अपनी क्वालिटी से अपने आप को ऐसा दुरुस्त किया कि वो सुल्तान बन गया। उसने एक बच्चा खरीदा था गुलाम, उसका नाम था अल्तमश। उसकी बेटी रजिया सुल्तान हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उसका गुलाम राजा बना अल्तमश, क्योंकि उसके पास में ऑप्शन था कि अपनी क्वालिटी बता के अपने आप को वो अपना स्टेटस बदल सके। लेकिन भारत का जो उच्च कोटि का दिमाग था, इतना उच्च कोटि का दिमाग पूरी दुनिया में कहीं नहीं था।
उन्होंने यह कानून बनाया कि नहीं, तुम वहां पैदा हुए ना, तब जिंदगी भर तुम वहीं रहोगे, तुम अपना स्टेटस नहीं बदल सकते। तो ना खरीदना पड़ा, ना लड़ाई में हराना पड़ा, रेडीमेड मिलता गया। और वो गुलाम तब तक के गुलामी करता रहा जब तक कि उसको गुलामी का एहसास न कराया गया। जैसे ही उसको गुलामी का एहसास हुआ तो उसने पूरे देश को संविधान दिया, जिसमें से न्याय निकला, जिसमें से बंधुता निकली, जिसमें से समता निकली। अब जब ये चल रहा था भारत में, तो पूरी दुनिया में भी कुछ चल रहा हो। अमेरिका में एक ब्राउन फैमिली थी। ब्राउन फैमिली के पड़ोस में एक स्कूल थी। मिस्टर ब्राउन ये काले थे। उन्होंने अपने बच्ची को वहां एडमिशन कराने ले गए उस स्कूल में, और कहा कि मेरी बच्ची को यहां एडमिशन। तो उनसे कहा गया कि नहीं, ये गोरों की स्कूल है, आपकी बच्ची का यहां एडमिशन नहीं हो सकता। तो उनकी बच्ची को बस में आधा घंटा दूर जहां स्कूल थी वहां जाना पड़ता था। उसको बहुत अजीब लगा कि पड़ोस में स्कूल है, 1954 की बात कर रहा हूं। वो कोर्ट गए। कोर्ट में उन्होंने केस किया कि मेरे पड़ोस में स्कूल है और ये क्या बात हुई कि गोरों की स्कूल अलग, कालों की स्कूल अलग। तो सरकार ने उसमें स्टैंड लिया, अमेरिका की सरकार ने, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों भी स्कूलें हम ही मेंटेन करते हैं सरकारी खर्चे पर, दोनों जगह एक ही क्वालिफिकेशन वाले टीचर्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका के बड़ा मशहूर जजमेंट है ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उसमें कहा कि नहीं, आप सब कर रहे होंगे लेकिन समता कहां है। आप ये कैसा कर सकते कि रंग देख के लोगों को अलग अलग बिठाएंगे? नहीं, सब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, नेबरहुड स्कूल में ही पढ़ेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि हमने जब राइट टू एजुकेशन को अपनाया, फिर से मैं आर्टिकल 21A पर हूं, तो उसमें सर एक कंसेप्ट है नेबरहुड स्कूल का, कि जो प्राइमरी के बच्चे हैं, पहली से 5वीं तक जाने वाले, उनको अपने घर से 1 किलोमीटर के एरिया में स्कूल, और जो उसके ऊपर है उनको मैक्सिमम 3 किलोमीटर के अंदर का स्कूल। दीज आर नेबरहुड स्कूल्स। ये नहीं कि सुबह 6 बजे आपने स्कूल में बस में भर दिया, 20 किलोमीटर दूर की कोई तो भी AC घोड़े है जहाँ पर तीरंदाजी सिखाई जाती, ऐसे पोस्टर्स छपे, ऐसे स्कूल में भेज दिया। वो 1 घंटा सोता हुआ जा रहा है, फिर वापसी में थका रहा है, 1 घंटा आ रहा है, सारे मैदान खाली है, बच्चे खेलने के लिए कहीं नहीं। तो ये नेबरहुड स्कूल 1954 में जजमेंट आया अमेरिका में। 1950 में 26 जनवरी 1950 को, या उससे पहले कहिए 26 नवंबर 1949 को, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वही मैसेज देने वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया। होते होते सर 2022-23 में EWS का जजमेंट आया भारत में। सर ने बहुत डिटेल में आपको बताया EWS के रिजर्वेशन ने क्या कहा कि अब क्या रहेगा आगे। तो जाति आधारित रिजर्वेशन नहीं, बल्कि सिर्फ इकोनॉमी के आधारित रहेगा। और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाला जजमेंट उल्टा कर दिया 2023। सब एक जैसा सोचते हैं। शायद हमको गुलामों की जरूरत फिर से आगे आन पड़ी है, इसलिए हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब चलेगी आगे, 2 सरकारी अधिकारी बैठे हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना समझ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद पूरे गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगे। जो बचेंगे वो ऑटोनॉमस हो जाएंगे। उनकी फीस इतनी होगी कि आम आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। स्कॉलरशिप्स अलग अलग बहानों से हम देना बंद कर देंगे। 5 साल से नहीं आई है रेगुलर स्कॉलरशिप। और आपके बच्चे जो लोहार के बच्चे, उनसे कहेंगे कि आप लोहारी काम सीखिए, सुतार के बच्चे से कहेंगे सुतारी काम सीखिए, और उसको एक बहुत अच्छा नाम देंगे, स्किल डेवलपमेंट के लिए जाइए। ये पूरी दुनिया में है एक जैसा।
हम अछूते नहीं है। देखिए, उच्च कोटि के दिमाग बहुत दूर का सोचते हैं और हम खुश हैं। हम खुश हैं कि हमारे बच्चों को फॉरेन जाने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। कितने लोगों को दी जा रही है? 25। लेकिन यहां के 2.5 लाख का क्या? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की फीस 3 लाख रुपए है सर। कहां से देंगे? नागपुर का जो गवर्नमेंट का लॉ कॉलेज है उसके मैनेजमेंट कमेटी में मैं हूं। वहां प्रपोजल आया था फीस बढ़ाई जाए। हमने उसको अपोज किया कि फीस नहीं बढ़ सकती क्योंकि सारी तनख्वाह सरकार दे रही है। 3,500 रुपये साल की फीस उसकी है। वो भी सरकारी कॉलेज है, वो भी सरकारी कॉलेज है। तो क्या हम सिर्फ एलिट क्लास के लिए एजुकेशन? तो ये सारे इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं सब, जो इन जजमेंट से निकलते हैं। अब जब जजमेंट्स की बात होती है और 50% सीलिंग की बात होती है, तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के भाषण की कुछ लाइनें याद आती जो सर ने की। क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का 30 नवंबर 1948 का भाषण ये कानून है? क्या वो पत्थर की लकीर है? 1948 ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे आप। आपका शब्द ये लास्ट शब्द होता था संविधान सभा में। तो अगर आप चाहते थे कि 50% की सीलिंग हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि 50% की सीलिंग हो, किसने रोका था उनको लिखने से? क्या उन्होंने संविधान में लिखा? मुझे पूरे संविधान में कहीं नजर नहीं आया। फिर आप उसी लाइन पर हाथ रख के ये क्यों कहते हैं कि 50% की सीलिंग है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लिख सकते थे, उन्होंने नहीं लिखा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंट्स में 50% पर उंगली रखी और उसके बाद सन 2000 में जो सरकार थी उसने एक घटना दुरुस्ती लाई। उससे पहले 50% के वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और फिर आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में लिख दिया सीलिंग ऑफ 50%, सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 50%। पहली बार ये शब्द संविधान में आया और उसी को पकड़ के मराठा रिजर्वेशन को सुरंग लगा दी गई। आप रास्ते पर लड़ते रहो, हम पेन का काम करेंगे। जब मैं इस वास्तु में आया तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो चीज आई, मैंने गायकवाड़ साहब को बताया, यहां सिंबल्स रखे हैं छोटे 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 सब जगह, वो पेन के निब आपको दिखेगी। वो दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार है और उस हथियार से देखिए कैसा शिकार किया कि वहां पे 50% का सीलिंग लगा दिया जो पहले था ही नहीं। क्योंकि अगर वो भाषण को हमको जैसा कि वैसा इंप्लीमेंट करना है तो उसका अगला पार्ट ये कहता है कि माइनॉरिटीज के लिए भी हमारे पास कई सारे प्लान है जो हमको लिखना है। सेम भाषण जो आगे भी आएगा। क्या आया माइनॉरिटीज के लिए? 2014 में एक ऑर्डिनेंस निकाला जो 2015 में खत्म हो गया महाराष्ट्र में। क्या माइनॉरिटीज की हालत, माइनॉरिटीज छोड़ी क्या मुसलमानों की हालत ऐसी नहीं है कि उनके बारे में कुछ किया जाए? 14% आबादी और रिप्रेजेंटेशन कितना? 0.2 और 0.4%। जब हम समता की, न्याय की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उनके अधिकारों की भी बात कोई करे। तो उसी भाषण में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि हमको माइनॉरिटीज के लिए बहुत कुछ करना है। माइनॉरिटीज को बहुत सारी चीजों की जरूरत है जो आगे आएगी। इस पर कभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट में कुछ नहीं लिखा, लेकिन जब किसी को इंसाफ, किसी को अधिकार देने की बात आई है तो उस टाइम
उस पूरे भाषण की एक लाइन याद आई और उसको आपने कानून बना दिया। जो पार्लियामेंट में नहीं आया, जो संविधान में नहीं आया, उसको कानून बना दिया। और उस चक्कर में बड़े मजेदार इंसाफ होता है हमारे देश में। एक विकास गवड़ी करके हैं वाशिम के, वो हाईकोर्ट पहुंच गए कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो 27% है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्शन में जो उनके लिए रिजर्वेशन आया महाराष्ट्र में 3 साल पहले, तो उसमें कहीं कहीं वो 50% के ऊपर जा रहा है टोटल, इसलिए उन्होंने उसको चैलेंज किया। उन्होंने वो चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया चैलेंज, वो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक 2010 का जजमेंट था जिसमें ये उन्होंने ट्रिपल टेस्ट रखा था कि रिजर्वेशन देने के लिए ट्रिपल टेस्ट क्या होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि उनका सोशल बैकवर्डनेस है क्या, सोशल बैकवर्डनेस है तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है तो ही दीजिए, और वो और तीसरा है कि 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, या ट्रिपल टेस्ट पास करेंगे तो दीजिए। तो 2010 के कृष्ण मुरारी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और सरकार को जिम्मेदारी दी थी कि इमीडिएटली आप ये सर्वे करवाइए। अब 2022 में ये क्वेश्चन आया तो उसका जवाब यह था कि महाराष्ट्र सरकार ने ये स्टडी ही नहीं करवाई। तो अब ये गलती का जिम्मेदार कौन, एक आम आदमी के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्या जवाब है उसका? उसका जवाब साफ है कि सरकार में जो लोग बैठे वो जिम्मेदार उन्होंने नहीं करवाया, तो सजा किसको देंगे आप? तो अगर आम आदमी बैठेगा तो वो सजा देगा उस सरकार में बैठे हुए लोगों को जिनकी जिम्मेदारी थी। तब से आज तक के जितने चीफ सेक्रेटरी है सबको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उचित न्याय किया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की पीठ ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया कि ठीक है, जब तक के स्टडी नहीं होती तब तक के ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, सारी ओबीसी की सीटें अनरिजर्व समझी जाएगी और अब इलेक्शन लो। सजा किसको दिया? ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करके। पिछला जिला परिषद का इलेक्शन बिना ओबीसी के हुआ, फिर एक कमेटी बिठा के 3 महीने रिपोर्ट तैयार किया गया। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 3 महीने में वो रिपोर्ट आया, उनको इमीडिएटली रिजर्वेशन करके आगे बढ़ो। सेम बेंच ने महाराष्ट्र में स्टे कर दिया। तो हम इंसाफ भी बड़ा मजेदार करते हैं सर। जब जजमेंट्स की बात आ रही तो हमको देखना, अब SC ST का रिजर्वेशन है। 1951 में कहा था कि संवैधानिक नहीं है, फिर कहा संवैधानिक है। अब EWS के इसमें कहते कि नहीं, वो संवैधानिक अधिकार नहीं है, वो सरकार का अधिकार है कि वो दे या ना दे। लेकिन आपका अधिकार नहीं है कि बोलो कि भाई मेरा अधिकार है रिजर्वेशन। वो EWS का रिजर्वेशन, ठीक है, ये आया किताबों में रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली हम सब जानते हैं क्या है। तो इसको कैसा खत्म करें, क्योंकि खत्म तो करना है। तो इसकी तैयारी 30 साल पहले से शुरू की। 1985 में एक जजमेंट आया माधुरी पाटिल का, नागपुर से गया था, हलवाओं की केस में वहां गया, जिसमें माधुरी पाटिल वाला जजमेंट आया। कोई कानून नहीं था, लेकिन उन्होंने एक कानून बनाया कि आप कास्ट सर्टिफिकेट लीजिए, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट के भरोसे आप काम नहीं कर सकते, आपको वैलिडिटी भी करवानी होगी। अब वैलिडिटी कराने के लिए पूरा सिस्टम दिया। 1931 तक के तो आप जनगणना कर रहे थे, जनगणना में पता चल जा रहा था कि कौन है, और कंटिन्यूटी में पता चल रहा था। जात किसकी क्या है यह पता करने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन उस दिन वो शिफ्ट हो गया उस गरीब आदमी पर जो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए या किसी नौकरी के लिए जा रहा है, ये बताते कि मैं पिछड़ा हूं। टिल्ट कर दिया, ओनस ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर दिया। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़े तो आगे जाकर के फिर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको अफिनिटी टेस्ट क्लियर करनी होगी। आनंद काटोले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब अफिनिटी टेस्ट क्या है?
कि जितने आदिवासी हैं उनको यह साबित करना पड़ेगा कि वो आदिवासी है, सिर्फ कागज से नहीं, बल्कि आदिवासियों की प्रथाएं भी उनको बतानी पड़ेगी कि हमारी प्रथाएं क्या है। मैंने खुद ने एक केस चलाई थी। एक मन्नेवार ट्राइब के आदमी ने कास्ट वैलिडिटी के लिए अर्जी किया, वो गढ़चिरौली का था। तो उसने लिखा कि मेरी ये प्रथाएं हैं। तो वहां की कमेटी ने कहा कि नहीं, ये प्रथाएं मन्नेवार ट्राइब की नहीं है, मन्नेवार बहुत छोटा सा ट्राइब है, करके उसका रिजेक्ट कर दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये प्रथाएं नहीं होती, आप अफिनिटी टेस्ट पास नहीं करते। एक दूसरे मन्नेवार ट्राइब के आदमी ने अमरावती कमेटी के पास अर्जी किया। उसने वो प्रथाएं लिखा जो गढ़चिरौली वाले ने लिखा था, यानी गढ़चिरौली की कमेटी ने कहा था। अमरावती की कमेटी कहती कि नहीं, ये प्रथाएं नहीं है, और उन्होंने लिखा जो गढ़चिरौली के आदिवासी ने लिखा था वो प्रथाएं। हम दोनों जजमेंट लेके हाईकोर्ट के सामने आए कि साहब ये क्या है, नहीं देना है तो वैसे ही बोल दो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने उसको लार्जर बेंच को रेफर किया। अब वो दोनों भी परिवार इंतजार कर रहे हैं, पूरे मन्नेवार ट्राइब इंतजार कर रही है। तो अफिनिटी टेस्ट साबित करने के लिए आपको प्रथाएं बताना है, लेकिन उससे पहले साहब के डिपार्टमेंट ने एक स्कीम ले आए कि जो आदिवासी बच्चे हैं उनको हम अच्छी स्कूलों में पढ़ाएंगे, उनको वहां से उठा के अच्छी स्कूलों में शहरों में लाके रखेंगे और वहीं वो हॉस्टल में रह के पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में। अब जिस बच्चे को आपने जिस फूल को, जिस फल को इमीडिएटली तोड़ दिया उस पेड़ से और ला करके फ्रिज में रख दिया और उससे पूछ रहे कि बता जड़ कहां है, अब वो अफिनिटी कैसी बताएगा, उसने कभी देखा ही नहीं। तो हम जजमेंट्स के थ्रू सर, इंटरप्रिटेशन के थ्रू हमको धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। एक बार हमने डायरेक्ट कोशिश की थी संविधान को खत्म करने की। जस्टिस वेंकट चलैया के अध्यक्षता में हमने एक समिति बनवाई थी, कमीशन बिठाया था, जिसने ये कहा था, उसका रेफरेंस दिया था उसको कि तुमको ये तय पता करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसा काम किया, और ये इंतजार कर रहे थे हम कि वो रिपोर्ट देगी कि नहीं बहुत खराब काम किया, इन्होंने ढंग से काम नहीं किया, तो तभी इमीडिएटली संविधान हम बदल सकेंगे। उस कमेटी में 10 मेंबर्स की कमेटी थी, उसने रिपोर्ट दिया कि इस संविधान ने पिछले 60 साल में एक्सेलेंट काम किया, 50 साल में, यही वर्ड यूज किया, एक्सेलेंट काम किया। सुभाष कश्यप उसके सेक्रेटरी थे, उन्होंने बुक लिखी पूरी उसमें। फेल सरकार हुई है जिसने एससी, एसटी और माइनॉरिटीज के लिए ठीक से पॉलिसीज नहीं बनाई, उसको किस तरह से पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो जब ये रिपोर्ट आया तब हमने तय किया कि ठीक है, बाहर से नहीं कर सकते ना, तो अंदर रह के ही हम खत्म करेंगे संवैधानिक मॉरलिटी को, संवैधानिक मैसेजेस को और संविधान के सब चीजों। और उसलिए इस तरह के जजमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, मैं वकील हूं, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सामने ही काम करता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूं। 9 जजेस के बेंच ने इंदिरा साहनी के केस में कहा था कि रिजर्वेशन पॉलिसी एक गरीबी हटाओ योजना नहीं है, यही शब्द थे। और उन्होंने कहा था कि आप आर्थिक दृष्टि पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते, 9 जजेस के। और 5 जजेस का बेंच 3 वर्सेस 2 से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है और उसमें आगे आने वाले लोगों के लिए मैसेज भी छोड़ देता है कि आगे आपको इसी लाइन पर चलना है। तो मैं बच्चों को अक्सर ईडब्ल्यूएस समझाने के टाइम, क्योंकि मैं बड़ा सपोर्टर हूं ईडब्ल्यूएस का, सर को मैंने कारण बताया था, मैं आपको भी कारण बताता हूं। ईडब्ल्यूएस का सपोर्टर होने का कारण यह है कि मैं मुसलमान हूं, नाम से ही पता चलता है। मुसलमानों को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी में कुछ मुसलमान आते हैं तो हमारे अधिकारी उनको वैलिडिटी देने से मना कर दिया। एक महानुभाव अधिकारी यहां थे जिन्होंने तो कहा था कि इनको देना ही नहीं है, क्योंकि आते ही नहीं, ऑफिशियली हो, और दिए हुए सर्टिफिकेट वापस लिए।
तो अब इनको धर्म के नाम पर आप रिजर्वेशन नहीं देते। अगर वो मेहतर है मुसलमान तो वो ओबीसी है, हिंदू भंगी है तो एससी है। दोनों का मोहल्ला एक, काम एक, सामाजिक स्थिति सेम है। ठीक है कि मुसलमानों में जाति नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली है। अगर वो हिंदू खाटिक है तो एससी है, मुसलमान खाटिक है तो ओबीसी है। डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं। तो अब ईडब्ल्यूएस का जब रिजर्वेशन आया तो मैंने पूरे महाराष्ट्र पे नजर डाला। पेपर में मेरा स्टेटमेंट के मैं सपोर्ट करता हूं। तो 3% ब्राह्मण्स सारे चिन्मय तन्मय या अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में चले गए। यहां रिजर्वेशन क्लेम करने वाला महाराष्ट्र में, मैं यूपी बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, महाराष्ट्र की बात। फिर बचे जैन, वो अपने बिजनेस में है, उनका सबका आईटी रिटर्न इतना हेवी है कि वो 8 लाख के लिमिट के अंदर नहीं आएंगे। तो हमने देखा कि यार सबसे ज्यादा इसमें जाएगा। तो 4 मिनट का मैंने एक वीडियो रिलीज किया, वो आज तक के सर्कुलेशन में होता है कि इसका फायदा कैसा ले, और बहुत फायदा हुआ कम्युनिटी को। इसलिए मैं चाहता हूं एज अ पर्सन कि वो रहे, कि न्याय किसी भी तरीके से मिले तो सही। तो ईडब्ल्यूएस समझाने के टाइम में सर एक कहानी सुनाता हूं, थोड़ा समझ लूंगा। कि एक बहुत बड़े पंडित जी थे, कई मंदिरों के ट्रस्टी थे, ट्रस्ट के बहुत पैसे उनके पास जमा हुए, तो बहुत जमीनें वगैरह सब। उनके यहां 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए, एक ही दिन एक ही समय। दोनों की परवरिश उन्होंने एक जैसी की, और भाइयों में कोई मनमुटाव ना हो इसलिए जुड़वा बहनें देख के उनकी शादी करवा दी। पंडित जी के मृत्यु के बाद उनको बराबरी के हिस्से मिले दोनों बेटों को। लेकिन एक को ना कुछ आदतें लग गई, शराब की, जुए की और सारी आदतें। उसमें अपनी पूरी प्रॉपर्टी हार गया और रास्ते पर आ गया। दूसरे ने बहुत अच्छे से पूरी प्रॉपर्टी मेंटेन किया, बहुत मेहनत किया, अच्छा बिजनेस खड़ा किया। दोनों बेटों को, जिनकी बीवियां सगी जुड़वा बहनें थी, उनको एक एक बेटा हुआ। एक ही साल में पैदा हुए, दोनों बराबरी के थे। तो जिसके पास प्रॉपर्टी बची थी उसने उसके भी बेटे को अपने पास ले आया, अपने बेटे के जैसा ही उसका पूरा ध्यान रखा। एक ही क्लास में, सेम ट्यूशन क्लासेस, नीट की भी सेम क्लासेस। जब नीट का रिजल्ट आया तो इत्तेफाक ये था कि जो अच्छा था उसके बेटे को ज्यादा मार्क आए, परसेंटाइल ज्यादा आया, और जिसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी हार दिया था उसके परसेंटाइल कम आए। जब एडमिशन की लिस्ट देखने गए दोनों, तो जिसको ज्यादा मार्क थे उसको एडमिशन नहीं मिला, जिसको कम मार्क थे उसको एडमिशन मिला। बताइए कैसे? क्योंकि उसने अपने बाप के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लाया था। यह है सर टोटल ईडब्ल्यूएस की कहानी। आपको ना समाज ने कभी जुल्म किया, स्कूल जाने से नहीं रोका। आपको कभी किसी ने ये नहीं कहा, जैसा तमिलनाडु में है कुछ लोगों के साथ, कि उन्होंने दिखना भी नहीं, अस्पृश्य तो दूर है, उन्होंने नजर भी नहीं आना। वो नजर भी आए तो हम बिटाल जाते। आपने अपनी हाथ से अपनी पोजीशन वो करी और उसके बदले में आपने इनाम पाया। लेकिन आज हमारे पास जजमेंट है ईडब्ल्यूएस का। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स है, मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताया, इसके सॉल्यूशंस भी तो ढूंढने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमसे कहा था कि हमने नहीं मानना चाहिए, लेकिन उनके भी मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको। रामायण वाल्मीकि ने लिखी। वाल्मीकि आज के हिसाब से शेड्यूल कास्ट। महाभारत वेद व्यास ने लिखी, जो कोड़ी थे। तो हमारे यहाँ महादेव कोड़ी, टोकड़ी कोड़ी, ये सब एसटी में आते हैं।
इन्होंने लिखी वो किताबें प्रचलन में आई, जो बोलते माना जाता है कि लेखक है इसके। अब उसकी कथाएं होती है बड़ी बड़ी, जिसमें लाखों करोड़ों का उलाढाल होता है बड़ा। तो आपने कभी किसी वाल्मीकि समाज के यानी मेहतर समाज के पंडित को कथा करते हुए देखा क्या? या महाभारत की कथा पे किसी कोड़ी समाज के पंडित को देखा क्या? नहीं। तुमने लिखी होगी किताब, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने का, उसका अर्थ समझाने के अधिकार हम लेते हैं, और फिर हमको जैसा चाहिए हम उसका वैसा अर्थ निकाल के लिखेंगे कि इसका अर्थ ऐसा होता। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही ये है कि हमने पूरी ताकत से कोशिश करनी चाहिए कि आम्बेडकरी विचारों के जो लोग हैं, जिनको पाल पोस के आम्बेडकरी विचारों से जो आए हैं, जिनको लोगों का दर्द पता है, संविधान में न्याय का अर्थ क्या है, बंधुता का अर्थ क्या है और समता का अर्थ क्या है, ये पता है, ऐसे बच्चों ने उस जगह जाना चाहिए जहां से ये इंटरप्रेट होता है। तो रिजर्वेशन का हम बहुत फायदा ले चुके, डॉक्टर और इंजीनियर खूब बना लिए हमने, लेकिन 75 साल के बाद हमको पलट के देखना पड़ रहा वो कहाँ है। तो आज भी उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना हम समझ रहे हैं। आज वक्त है कि अपने जो बेस्ट ब्रेन्स है उनको हमने लॉ में भेजना चाहिए, उनको हमने जजेस बनाना चाहिए। जो हम में के वकील हैं उनको सपोर्ट करके अच्छे वकील बनने में उनको मदद करनी चाहिए, ताकि इंटरप्रिटेशन करने वाली सीट पर वो बैठे और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जो अभिप्रेत था, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको अभिप्रेत था, जो वो न्याय देना चाहते थे, वो न्याय सब तक के पहुंचे। तो आज इस किताब के विमोचन पर फिर से एक बार प्रोफेसर देवीदास घुड़ेसवार साहब को साधुवाद, धन्यवाद, और इसी तरह के वो हमको मार्गदर्शन पर किताबें देते रहें, ऐसी उनसे उम्मीद करते हुए आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। और आज के आयोजकों ने मुझे यहाँ आपसे मिलने की का एक मौका दिया, तो उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए जय भीम।